चलिए देखते हैं इधर ब्लड, क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्लड के बारे में, ब्लड रक्त। ठीक, देखिए ध्यान से समझिएगा। ब्लड जो है क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। अब समझिए, देखिए तरल मतलब लिक्विड, लिक्विड यानी कि जो बहेगा वो तरल। संयोजी जोड़ के रखने वाला, कैसा? जोड़ के रखेगा। देखिए खून जो है आपको नीचे से लेकर ऊपर तक होता है ना, पूरा शरीर को जोड़ के रखने वाला। संयोजी मतलब जोड़ के रखने वाला। उत्तक समझ ही रहे हैं, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। तो ब्लड का क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक, अब देखिए ब्लड का जो पीएच मान है, कितना? पीएच मान 7.4 होता है। ये दरोगा के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लड का पीएच मान, हाँ, दरोगा के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 7.4 होता है। ये कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। अब देखिए ब्लड जो है इसके दो भाग हैं। ब्लड के कितने भाग हैं? दो भाग हैं, दो भाग में बटा है। ठीक, एक है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और दूसरा क्या है? रक्त कोशिकाएं। क्या है? रक्त कोशिकाएं। दो बार बोलो सब, रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा। हाँ बस, स्टॉप स्टॉप। इसी को रक्त कोशिकाएं को ही बोला जाता है रुधिराणु। क्या बोला जाता है? रुधिराणु, रुधिराणु बोला जाता है। ठीक, अब देखिए प्लाज्मा क्या है, रक्त कोशिकाएं क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, ब्लड जो होता है उसमें लगभग 55 से 60% आपको प्लाज्मा। कितना? 55 से 60%। तो ये कितना हो जाएगा? 45 से 40 से 45% हो जाएगा ना। तो ये होता है 40 से 45%। यानी कि ब्लड में सबसे ज्यादा किसका मात्रा? प्लाज्मा का। अब देखिए ये जो प्लाज्मा है, तो अब इसको भी अगर हम बांटना चाहें तो कुछ नहीं, इसको भी दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक भाग इसका पानी होता है। क्या होता है? पानी। और एक भाग में अन्य पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अन्य पदार्थ। अब पानी जो है इसमें 90% होता है। कितना परसेंट? 90% पानी होता है। 90% पानी। अन्य पदार्थ जो हो गए, ये कितना परसेंट बच गया? 10%। पूरा ब्लड का नहीं, प्लाज्मा का। अब अन्य पदार्थ में जैसे हो गया फाइब्रिनोजेन। क्या हो गया? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये सब एक तरह से क्या है? सब ये सब प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन, वसा, इस तरह के और भी चीज जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं अन्य पदार्थ में। लेकिन उसमें भी मुख्य रूप से क्या होता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। दो बार बोलिए आप लोग, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। हो गया? चलिए याद हो गया? एक बार जोर से, बस स्टॉप। तो ये दो चीज है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। आप प्लाज्मा में ज्यादातर क्या देखें? पानी देखें ना। ये फाइब्रिनोजेन का काम क्या है कि रक्त को थक्का बनाता है। क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता है। रक्त का जो थक्का बनता है या रक्त को मोटा कौन करता है? फाइब्रिनोजेन करता है। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब एक चीज देखिए, आप बीमार पड़ते हैं, आपका ब्लड जांच होता है। ब्लड जांच होता है ना, तो क्या आपका पूरा ब्लड को लेके जांच किया जाता है या उसके कुछ हिस्से को लेके जांच किया जाता है? क्योंकि देखिए ब्लड को हम कई भाग में बांट दिए ना, तो उसके कुछ हिस्से को लेके जांच किया जाता है। पूरा ब्लड को जांच नहीं किया जाता। अब मान लीजिए कि आप जैसे चाय पीते हैं ना, मान लीजिए नहीं पीती हैं आप, चाय देखी है, हाँ चाय देखी है ना। अब देखिए चाय जो देखी है, तो चाय को टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? थोड़ा सा उसमें से निकालते हैं, चखते हैं। अगर थोड़ा सा चाय का मतलब ठीक है, यानी कि पूरा चाय ठीक होगा। तो अब क्या होता है कि जैसे आप देखिएगा प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में पानी है और ये सब चीज है। ठीक, उसके अलावा कोशिकाएं हैं। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि हम लोग चाय को चेक करने के लिए चाय पत्ती नहीं ना चखते हैं,
है। चाय में क्या होता है, चाय पत्ती होता है, चीनी होता है, इलायची होता है, और भी बहुत सारे आदि अदरक क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन वो सब आप चेक नहीं करते हैं, उसका पानी निकाल के चेक करते हैं, अगर वो सही है मतलब कि पूरा चाय सही है। उसी तरह ये सब फाइब्रिनोजेन प्रोथ्राम्बिन सबको हटा दिया जाता है प्लाज्मा के अंदर से। जब ये हम हटा देते हैं और वो जो भाग बच गया उसको क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम। वो भाग क्या कहलाता है, सीरम। और इसी सीरम को चेक किया जाता है। क्या किया, चेक किसको किया जाता है, सीरम को चेक किया जाता है। अगर ये ठीक है मतलब पूरा ठीक होगा, है ना, समझ गया ना चाय वाला एग्जांपल से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो यहां तक इसको लिखिए, फिर आगे समझाते हैं। चलिए इसको लिख लिए आप लोग, बातचीत बंद, इधर इधर लिख लिए आप लोग। चलिए अब आगे बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। यहां तक इसका काम खत्म ना। चलिए अब देखिए, रुधिराणु है ना, यानी कि रक्त कोशिकाएं, इसमें क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको हो जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब जैसे इसको एक समझने के लिए बताते हैं यहाँ पे, इधर देखिए। अभी चाय का एग्जांपल दिए थे ना, फिर से उस एग्जांपल को हम दोहराते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये एक ब्लड का एक बूंद है, ठीक, और इसमें कुछ नहीं, एकदम सफेद है। क्या है, एकदम सफेद है, और इसमें कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। क्या हो गया, प्लाज्मा। अब जब इसी प्लाज्मा में मान लीजिए लाल लाल कण मिल गया आरबीसी के, ठीक, आरबीसी के लाल लाल कण मिल गया, ये मार्कर ब्लू है लेकिन आप लाल समझिएगा इसको, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। डब्ल्यूबीसी के उजला उजला छोटा छोटा मिल गया डब्ल्यूबीसी के, और प्लेटलेट्स कुछ मिल गए, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, संपूर्ण आपका रक्त हो गया। क्या हो गया, ब्लड हो गया। और ये सब हट जाता है तो क्या हो जाता है, प्लाज्मा। तो देखिए ये सब जब मिलेंगे, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मिलेंगे, तो ये उजला से इसको कैसा रंग दे देते हैं, लाल दे देते हैं ना। असल में ये प्लाज्मा उजला भी नहीं होता है, इसका हल्का पीला टाइप का कलर होता है। कैसा कलर होता है, पीला टाइप का। तो प्लाज्मा का जो कलर होता है हल्का पीला टाइप का, और उसमें से भी जो प्रोथ्रोम्बिन निकाल देते हैं, हम लोग बताए थे, तो सीरम हो जाता है, तो वो दिखेगा तो एकदम पीला टाइप से आपको दिखेगा। कैसा टाइप से दिखेगा, पीला टाइप से। तो उसी में ये सब अगर मिल गया तो क्या हो गया, रक्त हो गया। रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्लियर। आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये क्या है, रक्त कोशिकाएं है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये रक्त कोशिकाएं है, सबसे ज्यादा मात्रा होता है, सबसे ज्यादा मात्रा आरबीसी का, लगभग 90 से 95%। कितना, किसका, रक्त कोशिकाओं का, ना कि पूरा ब्लड का। अगर ब्लड में पूछे सबसे अधिक मात्रा किसका, प्लाज्मा का, लड़का लोग गलती क्या करता है, आरबीसी मार देता है। आरबीसी रुधिराणु या रक्त कोशिका में सबसे ज्यादा है ना। उसके बाद डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये सब है। अब देखिए आरबीसी का संख्या पूछे कि कितना होता है आरबीसी, तो लगभग 50 लाख। कितना, इसी को मिलियन में लिखेंगे तो 5 मिलियन हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का संख्या 10,000। कितना, और प्लेटलेट्स देखिए 2 लाख से लेकर कितना, 4.5 लाख तक। कितना तक, चलो आरबीसी कितना, 50 लाख, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 2 लाख से 4.5 लाख तक। अब देखते हैं कि किसी को डेंगू होता है या चिकनगुनिया होता है, कौन सा रोग, डेंगू या चिकनगुनिया, तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगता है ना। और जैसे ही आपका 20,000 से नीचे आया, मरने का हालत हो जाएगा। 25,000 से नीचे आया, मरने का हालत हो जाएगा। 50,000 से नीचे जैसे ही प्लेटलेट्स आए, आदमी डॉक्टर बता देता है कि इसको डेंगू हो गया है या चिकनगुनिया हो गया, तो क्या है ना। जैसे उससे नीचे जाएगा, 20,000 15,000 के नीचे गया, आप कंट्रोल के बाहर, आप मुश्किल से बचिएगा, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स का मात्रा कम होगा तो आप का मृत्यु भी हो जाएगा। अब प्लेटलेट्स की कमी किस में होता है, डेंगू और चिकनगुनिया। ये जब बीमारी होता है डेंगू चिकन गोनिया, तो आपका कौन सा किसका मात्रा घटने लगता है। अच्छा, आप प्लेटलेट्स का मात्रा बढ़ाएं तो इसे,
तो कीवी का नाम सुने हैं? कहाँ मिलता है? दुकान में। ठीक है, तो कीवी खाइएगा तो प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा पूरा। ठीक है, गिलोय के पत्ता का नाम सुने हैं आप लोग? उसका आराम से पीस के शरबत बना के पीजिए, प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। पपीते का पत्ता हो गया, पपीता हो गया। फ्रूट का नाम सुने हैं? फ्रूट माने फल। हाँ, तो उसको भी खाइएगा तो प्लेटलेट्स बढ़ता है। ठीक, लेकिन सबसे जल्दी अगर आपको प्लेटलेट्स बढ़ाना है तो कीवी खाइए। क्या खाना है? कीवी, तुरंत प्लेटलेट्स बढ़ा देगा। हाँ, एक कीवी मिलता है, अब अभी कितना दाम है? दिल्ली हम रहते थे तो एक कीवी 50 रुपया मिलता था। हाँ, तो सस्ता होता है, लेकिन जब महंगा दौर आता है तो एक कीवी 50 रुपया 40 रुपया देगा। तो कीवी खाइए, नहीं तो गरीब है तो गिलोय का पत्ता जुगाड़ कीजिए। गिलोय के पत्ता उसी का, हाँ, उससे उसको पीस के तो ये बनाइए। क्लियर है? प्लेटलेट्स अब किसी का कम नहीं होगा। ओके है ना? 2 लाख से ऊपर है आपका प्लेटलेट्स तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई खतरे में आप नहीं है। चलिए, WBC की संख्या कितना? RBC के 50 लाख या 60 मिलियन। अच्छा, अगर लीटर में देखें तो RBC जो है, यानी कि जो ब्लड है, ब्लड के बारे में बात करें, पूरा ब्लड के बारे में, तो कितना होता है? मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर होता है। कितना लीटर होता है ब्लड? 5 से 6 लीटर। अगर इसमें भी एग्जैक्ट पूछ दे तो एवरेज मान लेते हैं, तो एवरेज 5.5 लीटर होता है। कितना? 5.5 लीटर। अब देखिए, महिला जो होती हैं उनमें आधा लीटर कम होता है। क्या होता है? आधा लीटर कम होता है। तो महिला में कितना हो जाएगा? महिला में 5 लीटर होता है। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत? इसको लिखिए, फिर आगे समझाते हैं। यहां तक लिख लिए ना? कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं पूरा ब्लड को, इसको मिटाए ना। अब पूरा ब्लड के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, मिटा हो गया, लिख लिए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए RBC, ठीक, इसका संख्या बता दी कितना होता है? 50 लाख होता है ना, या 5 मिलियन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो। कहाँ होगा निर्माण? बोन मैरो। हाँ, बोन मैरो। ठीक है, देखते हैं बोन मैरो को कोई डोनेट करता है तो उसको बहुत बड़ा डोनेटर बोला जाता है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन कुछ उतने भी दानी है कि वो क्या डोनेट करते हैं? बोन मैरो। ठीक, तो बोन मैरो में कहाँ किसका निर्माण होता है? RBC का। RBC का निर्माण हुआ। अब मान लीजिए कि बोन मैरो मतलब हड्डी में, हड्डी के अंदर वही बोन मैरो कहलाता है। हड्डी देखते हैं ना, हड्डी के अंदर जो रसा पदार्थ नहीं रहता। हड्डी कभी तो चिकन खाया है तब, तो चिकन के अंदर आता है ना। अरे जान खाया है कभी? चिकन का अंदर आता है ना जो, तो वही बोन मैरो हो गया। क्या हो गया? बोन मैरो। तो अभी जो बोन मैरो है, तो बोन मैरो में, तो बोन मैरो, अब मान लीजिए जो बच्चा जन्म नहीं लिया है, अब भ्रूण अवस्था में, कौन सा अवस्था में? भ्रूण अवस्था, यानी कि माँ के गर्भ में है, तो उसके अंदर कैसे RBC का निर्माण होगा? तो उसके अंदर उसका RBC का निर्माण होगा। जो बच्चा भ्रूण अवस्था में है, यानी कि भ्रूण में RBC का निर्माण होगा लीवर से। किससे? लीवर, यानी कि यकृत। क्लियर है? मनुष्य में RBC का निर्माण कहाँ? बोन मैरो में। जो भ्रूण है, जो बच्चा जन्म नहीं लिया है, यानी कि अभी माँ के गर्भ में, उसमें कहाँ? लीवर में, क्योंकि उसमें तो हड्डी नहीं होगा। हड्डी होगा भी एकदम कमजोर लचीला, है ना। क्लियर? अच्छा, RBC का मृत्यु कहाँ होता है? तो स्प्लीन। कहाँ? स्प्लीन, इसी को बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा। तो यहाँ सब मर के जमा होगा ना, तो आदमी कहाँ जमा होता है मरने के बाद? कब्रिस्तान में होता है ना। तो इसको RBC का कब्रिस्तान कह सकते हैं। तो स्प्लीन को क्या कहते हैं? RBC का कब्रिस्तान। RBC का किसको क्या कहते हैं? RBC का कब्रिस्तान। क्लियर है? स्प्लीन को क्या कहते हैं? RBC का कब्रिस्तान। RBC का निर्माण कहाँ हुआ? बोन मैरो में। बच्चा जो जन्म नहीं लिया है, अभी माँ के गर्भ में है, यानी कि भ्रूण अवस्था में, तो वहां पे RBC का निर्माण लीवर में। ठीक,
आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? स्प्लीन यानी कि प्लीहा में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, आरबीसी रहता कहाँ है? रहता कहाँ है? ठीक, तो ये रहता भी है स्प्लीने में रहता है। कहाँ रहता है? यहाँ पे मृत्यु भी होता है, स्प्लीन में इसका मृत्यु भी होता है, और रहता भी कहाँ है? स्प्लीने में ही रहता है। तो स्प्लीन में रहेगा, सारा इकट्ठा रहेगा, तो अब जहां रहेगा तो उसी को कर सकते हैं, इसको आरबीसी का ब्लड बैंक कर सकते हैं। पैसा आपका कहाँ रहता है? बैंक में रहता है ना, सारा आरबीसी यहाँ पे है स्प्लीन में, इसको कर सकते हैं आरबीसी का ब्लड बैंक। इसको आरबीसी का क्या कहते हैं? ब्लड बैंक इसको कहते हैं। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? स्प्लीन को। इसी को हाँ ब्लड का कब्रिस्तान या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे? स्प्लीन को। यानी कि रहता भी यहीं पे है, मरता भी यहीं पे। क्लियर है? देखिए आरबीसी जो है इसमें दो चीज नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम और केंद्रक। क्या? ध्यान से समझिएगा। देखिए लाइसोसोम जो क्या है कि कोई भी अंग खराब हो गया, जो मर गया, उसको क्या करता है? मार के खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है। अगर लाइसोसोम रहता तो आरबीसी को यहाँ स्प्लीन में आके मरने की क्या जरूरत था? वो पहले मार के खत्म कर देता, जो खराब हो गया जो कोशिका है ना, इस नहीं पाया जाता, तब ना यहाँ पे मर रहा है। क्लियर? दूसरा चीज, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि लाइसोसोम इसमें किस में नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में नहीं पाया जाता। अब केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। केंद्रक में आपको पता होगा कि क्या रहता है? डीएनए आरएनए रहता है। क्या रहता है? डीएनए किसी के आनुवंशिक गुण या किसी के बारे में जो जानकारी है आप ले सकते हैं ना। आप देखिए किसी के बारे में कोई जानकारी, उसके चमड़ा काट के ले सकते हैं, बाल काट के, नाक काट के, पैर काट के ले सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि आरबीसी से ले लें तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं है। क्लियर? आरबीसी रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। 5 बार बोलिए, लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होता है आरबीसी में। क्लियर? तो लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे? स्प्लीन में। अब मृत्यु निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। अब मृत्यु स्प्लीन में। जामा कहाँ रहता है? स्प्लीन में। क्लियर? आरबीसी के बारे में आरबीसी से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको लिख लिए, फिर आगे समझाते हैं। चलिए देखिए आगे लिख लिए इसको आप लोग। चलिए अब देखिए इसको लिख लिए हैं, तो एक चीज देखिए, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो आरबीसी का देखिए क्या है होता है? रक्त कोशिकाएं में बताए थे ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या बताए थे? प्लेट्स, यही ना बताए थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जीवन काल होता है आरबीसी का। किसका जीवन काल होता है? 120 दिन। कितना? 120 दिन। 3 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का कितना दिन? 3 से 4 दिन। इधर देखो, इधर बाद में लिखना। डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन, आरबीसी का 120 दिन। अब प्लेटलेट्स का कितना? प्लेटलेट्स का 7 दिन, लगभग 1 सप्ताह। कितना? 7 दिन। तो यानी कि सबसे ज्यादा जीवन काल आरबीसी का, उसके बाद प्लेटलेट्स का, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का। संख्या भी इसका बता चुके हैं कि आरबीसी का कितना? 50 लाख बताया है ना, डब्ल्यूबीसी का 10,000, प्लेटलेट्स का 2 लाख से 4.5 लाख। यानी कि संख्या में भी आरबीसी सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे प्लेटलेट्स है, थर्ड पे डब्ल्यूबीसी। क्लियर है यहाँ तक? अब कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। इसको लिख लीजिए।